हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सब प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि सत्र 2025-26 के लिए आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह बदल गया है। अतः आज से हम आपकी नई पाठ्यपुस्तक, जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है जिसका नाम है मल्हार, उसके अनुसार कक्षा 6 हिंदी विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जिसके तहत आज की इस क्लास के अंदर हम आपके मल्हार पुस्तक के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है वो है मातृभूमि। तो आज की क्लास में हम मातृभूमि के अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। हमारी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और बाकी विषय की क्लासेस चल रही हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं मातृभूमि के अभ्यास प्रश्नों की। तो देखें, यहां पर सबसे पहले पाठ से यानी पाठ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो खंड है वो है मेरी समझ से। ठीक, पहला प्रश्न है क। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा यानी स्टार बनाना है। क का पहला प्रश्न है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंद महासागर के लिए कविता के अंदर कौन सा शब्द आया है वो आपको बताना है। तो हिंद महासागर के लिए कविता में जो शब्द आया है वो आया है सिंधु शब्द। कौन सा शब्द आया है? सिंधु शब्द। दूसरा है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, मातृभूमि कविता के अंदर मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है कि मातृभूमि कविता के अंदर भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ठीक, आगे है प्रश्न संख्या ख। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यानी पहले प्रश्न में आपने सिंधु ऑप्शन क्यों चुना और दूसरे प्रश्न में आपने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का ऑप्शन क्यों चुना है, ये आपको बताना है। यानी आपने यही उत्तर क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे कारण क्या है वो बताना है। तो देखिए, इसके पीछे कारण जान लेते हैं कि हिंद महासागर का जो प्राचीन नाम है, हिंद महासागर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वो सिंधु महासागर है। क्या नाम है? सिंधु महासागर, जो प्राचीन भारतीयों के द्वारा रखा गया था। और भारत के नाम पर ही इस सागर का नाम हिंद महासागर भी रखा गया। भारत के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया? हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने, कविता के अंदर सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के भाव के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा है। इसीलिए सिंधु शब्द का विकल्प यहां पर चयन करना उचित होगा। वही मातृभूमि कविता के अंदर जो दूसरा प्रश्न है उसकी अगर मैं बात करूं तो मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय, पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा बहुत ज्यादा की है। इसका मतलब है कि इन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना यहाँ पर की है। इस वजह से यहाँ पर ये जो विकल्प है ये क्या है? ये विकल्प सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो आपका प्रश्न है वो देखें, वो है मिलकर करें मिलान। किस पर आधारित है? मिलकर करें मिलान आधारित प्रश्न। एक भाग में शब्द दिए हुए हैं, दूसरे भाग में उनका अर्थ या संदर्भ दिया हुआ है। हमें उचित का मिलान करना है। सबसे पहले देखो हिमालय। तो हिमालय का यहाँ पर जो संबंध है वो किससे है? हिमालय का यहाँ पर संबंध किससे है वो आपको बताना है। तो हिमालय का जो यहाँ पर संबंध है वो है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला से। यानी एक नंबर ऑप्शन को आप किससे मिलाएंगे? एक नंबर को मिला देंगे 10 नंबर से। दूसरा है त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? तीन नदियों की मिली हुई धारा अथवा संगम। जहां पर तीन नदियां आपस में आकर मिलती है उसे कहते हैं त्रिवेणी अथवा संगम। तीसरा है मलय पवन। मलय पवन का मतलब है दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। तो इसका मिलान कर देंगे आपके 6 नंबर से। फिर चौथा है सिंधु। सिंधु शब्द किससे संबंधित है?
तो समुद्र अथवा एक नदी का नाम है, तो इसका मिलान करेंगे आप 8 नंबर से। फिर गंगा यमुना, गंगा यमुना क्या है, भारत की प्रसिद्ध नदियां है, तो इसका मिलान करेंगे 3 नंबर से। फिर छठा है रघुपति, रघुपति का मिलान करेंगे, श्री रामचंद्र का एक नाम है जो कि दशरथ के पुत्र थे, तो इसका मिलान कर देंगे 5 नंबर से। फिर सातवां है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव, यानी इसका मिलान करेंगे 2 नंबर से। फिर सीता, सीता क्या है, तो सीता जनक की पुत्री जानकी थी, यानी इसका मिलान करेंगे 9 नंबर से। 9वां है गीता, गीता तो एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, इसमें वे प्रश्न और उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे, तो इसका मिलान करेंगे 7 नंबर से। 10वां है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे, तो एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, तो इसका मिलान कर देंगे आप, 10वें का मिलान करेंगे 1 नंबर से। ठीक, तो आपको इस तरह उचित के साथ मिलान करना था। आगे बढ़े, पंक्तियों पर चर्चा, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और इन पर फिर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार आपको कक्षा में अपने समूह के अंदर साझा करने हैं और अपने उत्तर पुस्तिका या लेखन पुस्तिका के अंदर भी लिखने हैं। देखो वो पंक्तियां क्या है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो देखें यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि भारत की धरती के ऊपर बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया है। यह वीर बड़े योद्धा भी थे, इन्होंने अनेक युद्ध करके इस भूमि की रक्षा भी की है, इसीलिए इस भूमि को युद्ध भूमि कहा गया है। इसके साथ साथ इसी भूमि पर गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश भी दिया था। इसी भूमि पर कई सारे कवियों का जन्म भी हुआ था। इसी कारण से ये भूमि कवि की जन्मभूमि और क्या है, मातृभूमि है। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए, किसके लिए, अगला प्रश्न है वो है आपका सोच विचार के लिए। क है कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको लिखना है। ठीक, तो देखें यहां पर कोयल कहां रहती है। पहला प्रश्न क्या है कि कोयल कहां रहती है, तो कोयल कहां रहती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जो कोयल है वो कहां पर रहती है, कोयल रहती है अमराइयों में। कहां रहती है, अमराइयों के अंदर रहती है। कोयल कहां रहती है, कोयल आपकी अमराइयों के अंदर रहती है। ये उत्तर आप यहां पर लिख देंगे। ठीक, दूसरा है तन मन कौन संवारती है। प्रश्न क्या है, तन मन को कौन संवारती है, तो तन मन को यहां पर कौन संवारती है, तो इसका जो उत्तर होगा, तन मन को कौन संवारती है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मलय पवन। क्या होगा, मलय पवन। मलय पवन है वो तन मन को संवारती है। ठीक, यानी दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है वो तन मन को संवारती है। तो अब लिखेंगे कि मलय पवन तन मन को संवारती है। तीसरा है झरने कहां से झरते हैं, झरने हैं वो कहां से झरते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे पर्वतों से। ठीक है, झरने कहां से झरते हैं, तो झरने पर्वतों से झरते हैं। चौथा है श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। अगला प्रश्न क्या है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई थी। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण ने क्या सुनाई थी, तो श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई थी। क्या सुनाई थी, पवित्र गीता, या कह सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी। ठीक, अगला है गौतम ने किसका यश बढ़ाया, तो गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया, तो हम कहेंगे कि गौतम बुद्ध ने भारत देश का यश बढ़ाया। किसका यश बढ़ाया, भारत देश का यश बढ़ाया। ठीक, आगे है ख। ख है नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या फिर जोश। वही छहर का अर्थ होता है बिखरना, चितराना, चिटकना या फिर फैलना। तो कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहां कहां छटा शहर रही है, कहां कहां पर छटा है वो शहर रही है।
तो यहां पर आप लिखेंगे कि जो छटा है वो गंगा, यमुना और त्रिवेणी नदियों के किनारे क्या कर रही है, ठहर रही है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जो छटा है कहां पर ठहर रही है, तो लिखेंगे गंगा, गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियों के किनारे, गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियों के किनारे जो छटा है वो क्या कर रही है, ठहर रही है। ठीक, गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियों के किनारे छटा क्या कर रही है, ठहर रही है। दूसरा है किसका पानी लहर रहा है, किसका पानी लहर रहा है, तो हम कहेंगे गंगा यमुना और त्रिवेणी का पानी क्या कर रहा है, लहर रहा है। गंगा यमुना, गंगा यमुना और त्रिवेणी का पानी, गंगा यमुना और त्रिवेणी का जो पानी है वो क्या कर रहा है, वो लहर रहा है। गंगा यमुना और त्रिवेणी का पानी लहर रहा है। ठीक, आगे बढ़े। कविता की रचना, तो ये प्रश्न आपको स्वयं को करना है। यहां पर लिखा हुआ है गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, तो युमन शब्द यहां पर यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि है वो कविता की लय और सौंदर्य को बनाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल के लिख लेता है। तो यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी विशेषताएं पता चल जाएगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें दोस्तों में साझा कीजिए और लिखिए। और सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक भी है ना। तो ये प्रश्न आपको स्वयं को करना है, ये ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो कविता का जो शीर्षक है वो आपको पता ही है। कविता का शीर्षक यहाँ पर क्या था, मातृभूमि था। क्या था, मातृभूमि, है ना। यहाँ पर अलग अलग जो शब्द आए थे, कौन कौन से आए थे, जैसे अमराइया, मलय पवन, गंगा यमुना, ये अलग अलग शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, है ना। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है मिलान आधारित प्रश्न। कौन सा प्रश्न है, वो है आपका मिलान आधारित प्रश्न। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को आपको रेखा खींचकर क्या करना है, रेखा खींच के आपको मिलाना है ना। तो देखें यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 यहाँ पर अलग अलग पंक्तियां दी गई है। जैसे कि पहली पंक्ति है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहां पर ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो है आपकी कि मैंने उस जन्मभूमि पर जन्म लिया है और वह भूमि मेरी क्या है, मां के समान है। दूसरा है चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। इसका मतलब है कि यहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तीसरा है अमराइया घनी है कोयल पुकारती है। इसका मतलब है यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि जैसे पक्षी क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। अनुमान या कल्पना से आधारित प्रश्न, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, कोयल क्यों पुकार रही होती, कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी, है ना। तो देखें इसका उत्तर यहां पर, तो कोयल क्यों पुकार रही होगी, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कोयल शायद प्रकृति की सुंदरता और शांति का उत्सव मना रही होगी या अपने साथी को बुला रही होगी, और ये भारत की प्राकृतिक समृद्धि और खुशी का क्या है, प्रतीक है। दूसरा है कि कोयल किसे पुकार रही होगी, तो कोयल अपने साथी पक्षी को या प्रकृति के अन्य जीवों को क्या कर रही होगी, प्रकृति के अन्य जीवों को वो पुकार रही होगी, या फिर कविता में मानव हृदय को अपनी मातृभूमि की ओर आकर्षित करने का ये प्रतीक भी हो सकता है। अगला है कि कोयल कैसे पुकार रही होगी, तो कोयल मधुर और लयबद्ध स्वर के अंदर पुकार रही होगी, जैसा कि उसकी मधुर कूक होती है जो सुनने वालों को क्या देती है, आनंद देती है। ठीक, इसी का अगला प्रश्न है कि बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो पवन यहां पर किसका तन मन संवारती है, तो जो मलय पवन है यानी दक्षिण भारत के मलय पर्वत से आने वाली जो पवनें हैं वो भारत में रहने वाले लोगों का क्या करती है, तन मन संवारती है। फिर दूसरा है वह यह कैसे करती है, यानी मलय पवनें हैं ये काम कैसे करती है,
तो मलय पवन अपनी शीतलता, सुगंध और सौम्यता के माध्यम से लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करती है, तरोताजा करती है, तनाव को कम करती है और मन में शांति और क्या भरती है, मन में शांति और उत्साह भरती है। ठीक, आगे बढ़े। शब्दों के रूप, शब्दों के रूप आधारित प्रश्न। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों अथवा साथियों की सहायता ले सकते हैं। देखें, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। यहां पर देखो पग शब्द है वो 2 बार आया है। इसका मतलब है हर पग या हर कदम पर। तो शब्दों के कुछ ऐसे जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनको आपको अर्थ लिखने हैं। देखो पहला है घर घर। कौन सा शब्द है, घर घर। घर घर का मतलब है प्रत्येक घर। घर घर का मतलब क्या है, प्रत्येक घर। फिर है बाल बाल। बाल बाल का मतलब है हर बाल। हर बाल, बाल का मतलब यहां किससे है, बच्चे से है। फिर सांस सांस, यानी कि हर सांस, या कह सकते हैं प्रत्येक सांस, प्रत्येक सांस। अगला है देश देश, यानी प्रत्येक देश या हर देश। फिर पर्वत पर्वत, पर्वत पर्वत मतलब हर पर्वत। ठीक, अगला है ख, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। यहां पर भूमि शब्द में अलग अलग शब्द को जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाएं और उनके अर्थ क्या करें, उनके अर्थ आपको पता करने हैं, है ना। देखो यहां पर भूमि से संबंधित अलग शब्द और उनके अर्थ आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। देखो जहां पर भूमि से संबंधित अलग अलग शब्द पहले लिख लेते हैं, जैसे रणभूमि। रणभूमि का मतलब जहां पर क्या लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। देवभूमि, देवभूमि का मतलब जहां देवी देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं। फिर तपभूमि, तपभूमि का मतलब क्या है, जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। फिर है रंगभूमि, क्या है, रंगभूमि। फिर है कर्मभूमि, जहां पर हम काम करते हैं वो क्या है, हमारी कर्मभूमि। और जन्मभूमि, जहां पर हम जन्म लेते हैं वो क्या होती है, वो होती है जन्मभूमि। ठीक है, तो ये शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। कौन से शब्द, जैसे यहां पर हमने लिखा है अलग अलग जो शब्द हैं, रणभूमि, तपभूमि, देवभूमि, रंगभूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि, ये शब्द आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहां पर लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप इसके अनुवाद भी लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, जैसे तपभूमि। तपभूमि का मतलब है कि तपस्या करने की भूमि। क्या लिखेंगे, तपस्या करने की भूमि, तपस्या करने की भूमि। फिर जैसे यहां पर लिखा हुआ है रणभूमि, यानी कि रणभूमि का मतलब क्या होता है, युद्ध की भूमि, युद्ध की भूमि। फिर यहां पर लिखा हुआ है देवभूमि, यानी देवों की भूमि, जहां देवी देवता निवास करते हैं, देवभूमि। जन्मभूमि, यानी जन्म लेने वाली भूमि, जन्म लेने वाली भूमि। कर्मभूमि, यानी हमारी जो कार्यस्थली है, कर्म करने की भूमि, कर्म करने की भूमि। जन्म लेने वाली भूमि। फिर यहां पर रंगभूमि, रंगभूमि का मतलब है नाटक या प्रदर्शन की भूमि, नाटक या प्रदर्शन की भूमि, नाटक या प्रदर्शन की भूमि। तो ये आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगला है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। दया और दिया में मात्र एक मात्रा का अंतर है, दया और दिया के अंदर केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का जो अर्थ है वो पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह से मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी, जैसे घड़ा और घड़ी। तो यहां पर आपको ऐसे शब्द और उच्च बनाने हैं। देखो जैसे और शब्द आप बना सकते हैं, जैसे पाठ और पठी। दूसरा शब्द जैसे आप बना सकते हैं जल और जाल, जल और जाल। जैसे और डाल सकते हैं रस और रास, रस और रास। और जैसे बना सकते हैं मेल और मिल, मेल और मिल।
देखो यहाँ पर इनके अर्थ आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर पाठ का मतलब किससे है? पढ़ाई से। और पढ़ी का मतलब किससे है? पीछे का हिस्सा। पढ़ी का मतलब क्या है? इस पीछे का हिस्सा। फिर जल, जल का मतलब क्या है? पानी। जाल का मतलब क्या है? जाल का मतलब है नेट या जाल, जो पकड़ने के काम आता है, मछली वगैरह। रस, रस का मतलब होता है स्वाद। और रास का मतलब क्या होता है? रास का मतलब होता है नृत्य। फिर मेल और मिला, मिल, मेल का मतलब होता है मिलान। और मिल क्या है? मिल क्या है? एक दूरी की इकाई है। क्या है? दूरी की इकाई है। तो ये आप अलग अलग ऐसे शब्द लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाठ से आगे। पाठ से आगे देखो आपकी बात। पहला प्रश्न है, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषता लिखनी है। देखो कविता के अंदर भारत की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है ना। अब प्रश्न कह रहा है कि आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं। जैसे मैं भारत के राजस्थान राज्य के अंदर सिरोही जिले में रहता हूं। जिला सिरोही है और राज्य मेरा कौन सा है? राजस्थान है। तो ये मेरा निवास स्थान है। अब यहाँ की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति ये अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल नजदीक, यानी उसके तलछटी में बचा हुआ स्थान है। यहाँ पर खान पान के अंदर गेहूं, चावल और रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें प्रसिद्ध है। जलवायु कैसी है? जलवायु ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है। प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। तो ये सारी चीजें आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपके वहां की प्रकृति कैसी है, आप क्या खाते पीते हैं, जलवायु यानी मौसम कैसा होता है, आपके आसपास प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, वो सारी चीजें आपको अपने इच्छा अनुसार लिखनी है। क है, अपने परिवार के किसी एक सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र का नाम लिखना है और उसकी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पसंद है या आपको अच्छी लगती है, ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक, आगे बात करें, वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। तो यहां पर वंशी को क्या कहते हैं? बांसुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशी को क्या कहते हैं? यहां पर वंशी को बांसुरी कहते हैं। तो यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है, यानी इसको मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। तो देखो नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे आपको लिखने हैं। तो देखें यहाँ पर चित्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो चित्र है वो प्यारे बच्चों चित्र है आपका, वो है अलगोजा का। किसका चित्र है? अलगोजा का। दूसरा चित्र है वो है प्यारे बच्चों बीन का। तीसरा है वो है बांसुरी का। चौथा है वो है, अगला जो चित्र है यहां पर ये है सिंगी का। फिर ये जो अगला चित्र है वो है सहनाई का। अगला चित्र है वो है नाद सवरम का। अगला चित्र है वो है भंकोरा का। और अगला चित्र है वो है शंख का। तो ये आपको इनके आगे नाम लिखने थे। आगे बात करें, आज की पहेली। आज की पहेली देखो क्या लिखा हुआ है कि नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाना है। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। जैसे पहला है, यहां पर इनको मिला के हमने क्या बनाया है? महासागर। दूसरे को हम मिलाकर क्या बनाएंगे? हिमालय। तीसरे को क्या बनाएंगे? गंगा। चौथे को क्या बनाएंगे? भीतर। पांचवें से कोयल। छठे से क्या बनाएंगे? पवन। क्या बनाएंगे? पवन। ठीक, आगे जो प्रश्न है यहां पर ये देखो, इनका क्या करना है? आपको उचित के साथ यहां पर भी आपको मिलान करना है। क्या करना है? आपको उचित के साथ यहां पर मिलान करना है। तो ये प्रश्न ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, ये कोई परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर आप मिलान करना चाहे तो मिलान कर सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके हिंदी विषय के प्रथम अध्याय के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं।
उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।